नोट्स वाले ग्रुप पे देख, मैंने क्वेश्चन बैंक भेजा है, सब वो खोल के बैठो। खोलिए क्या? खोल दिया। ठीक है, बुक लेके बैठना, पेन लेके बैठना, मैं बस बोलूंगा उतना सा लिखना, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स विद एग्जांपल। ठीक है, मेरे पुराने लेक्चर्स में कौन कौन था? ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम, ऑलरेडी ये सब हो चुका है। शारदा थी, मोहम्मद और देवांश। शारदा, मैंने पढ़ाया था ये टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। हाँ। कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? 6। बराबर। बाकी सब लिख लो। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स विद एग्जांपल वाला लिख रहे हैं? जी। शुरुआत की जाए फिर। ऑपरेटर्स आर द टूल्स which are used to perform operations on operands. होने के बाद बताना। तो सारे सॉल्यूशंस डिक्टेट करेगा? मोस्टली वही करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, फटाफट हो जाएगा, एकदम शॉर्ट में देने वाला हूँ मैं। ठीक है, मतलब 2 से 3 लाइन का पर क्वेश्चन होगा, फिर उसमें बाकी का ठोक सकता है, ऐसा दे दूंगा मैं। ठीक है, ऑपरेटर आर द टूल्स which are used to perform operations on the operands। लिखे हो गया ये? 1 से 1.5 लाइन का होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। और ये क्वेश्चन फिक्स है, ये यूटी में आने वाला है, कि वो आएगा कैसा आएगा वो नहीं पूछना। हो जाएगा, लिख के तो बता देना, फिर मैं आगे का बताता हूँ। फिर से बोलने एक बार। ऑपरेटर्स आर द टूल्स that are used to perform operations on the operands। नाम ही देखना उसका, ऑपरेशन ऑपरेटर्स उसका नाम है, तो वो क्या परफॉर्म करेंगे? ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किन के ऊपर? ऑपरेंड्स के ऊपर। हो गया? हो गया। There are 6 type of operators in C++। शॉर्ट शॉर्ट में लिखना, ऐसे एकदम लाइन बाय लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, खाली ऐसा 6 टाइप्स फिर एरो बना के कौन से है वो लिख लेना। इसमें से फर्स्ट का नाम है अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक के आगे एक ऐसी डैश मार दो, उसमें सिंबल लिखना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड। मॉड मतलब परसेंटेज, परसेंटेज वाला साइन। ये मॉड की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलस। मतलब अच्छा, इसको भी मॉड्यूलस ही कहते हैं। इधर देख, एक मिनट रुको, मेरा ये चालू कर रहा हूँ कैमरा। देख, अरिथमेटिक में, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है। इसमें एक तो एडिशन आता है। क्लियर हो रहा है ये कि और पीछे लूं कि अब सही है? अब सही है। ठीक है, एक तो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में स्टार यूज होता है, ये डिवीजन का साइन है, और इसको मॉड्यूलस बोलते हैं या फ्लोर डिवीजन। मोस्टली मॉड्यूलस ही यूज बोलते हैं इसको, शॉर्ट में इसको मॉड बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज का साइन रहता है। अब इसमें और ये स्लैश में फर्क क्या है पता है? ये जो मॉड वाला साइन है ना, ये जब तो यूज करेगा ना दो ऑपरेंड्स के बीच में, एक तो ये ऐसा करेगा या फिर ये ऐसा करेगा। समझ ले 5 डिवाइडेड बाय 5 मैंने तेको बोला डिवीजन करने, तो उसको अगर एकदम ट्रेडिशनल करेगा तो यहाँ पे 5 लिखेगा, यहाँ पे 5 लिखेगा, 5 1 जा -5 0। इस पार्ट को क्वोशिएंट बोलते हैं, इस पार्ट को रिमाइंडर बोलते हैं, है ना? जी सर। जी। तो जब मॉड यूज करेगा ना, तो वो तुझे रिमाइंडर में जो वैल्यू रहती है ना वो देगा। मतलब अगर तू ये यूज कर रहा है ना तो तुझे 0 आ जाएगा,
वही अगर तू ये स्लैश यूज कर रहा है ना तो वो क्वोशिएंट देता है, मतलब अपने प्रॉपर डिवीजन का आंसर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हम्म, 1 आना चाहिए। बराबर। क्वोशिएंट देगा ना, क्वोशिएंट मतलब ये ऊपर वाला। तुषार है क्या? तुषार तेरे को मैंने बोला था ना वो रो हाउस के बारे में, वो शायद से खाली है। मैं तुझे बताता हूँ क्लास के बाद, वो छोड़ो फिलहाल। क्वेश्चन बैंक के बारे में देखते हैं। तो समझा मॉड्यूलस और क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन का फर्क? हम्म, ठीक है। तो हाँ। ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, क्या क्या? प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड इनटू स्लैश और मॉड, सबको कॉल करना है। आवाज आ रही है? अरे ठीक है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट ऑपरेटर। उसके बाद सेकंड ऑपरेटर कौन था लास्ट लेक्चर? मोहम्मद, दूसरे ऑपरेटर का नाम? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। लिख लो हाँ, खाली ये शॉर्ट में लिख लेना एकदम, जितना शॉर्ट में हो सके उतना एग्जाम में ठोकते जाना। रिलेशनल, रिलेशनल में क्या क्या आता है? अच्छा, रिलेशनल काम क्या करेगा? दो ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन बताएगा। खाली ना ये जो मेन नाम है ना उसको याद रखना, उसका नाम से तुमको उसका डेफिनेशन पता चलेगी। जैसे कि अरिथमेटिक क्या करेगा? मैथ्स। अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेगा। रिलेशनल क्या करेगा? दो ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन बताएगा। समझ रहा है? तो रिलेशनल में क्या आएगा? ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब यूज किए कभी? यस सर। ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है। ये मैं क्या करूंगा ना, असल में इनका एग्जाम्पल भी देना है, तो मैं आज नहीं फिर भी कल सुबह तक मैं एक प्रोग्राम सेंड कर दूंगा करके, जिसमें ये ऑपरेटर्स यूज हो जाएंगे, तो वही वैसा का वैसा एग्जाम में ठोक देना। ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ थियरी पे ध्यान देके प्रोग्राम्स देख लेना। रिलेशनल में ये सब होता है। जैसे कि अगर ऐसा मैंने लिख दिया कि ए ग्रेटर देन बी, तो ये क्या बता रहा है मुझे कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है। ठीक है। हम्म। हाँ। अच्छा अनिशल, तेरे मन में ऐसा आया क्या कुछ कि यार ये रिमाइंडर हमको काम ही कब आएगा, क्या ही जरूरत है? नहीं, मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूँ बहुत सारे रिमाइंडर वाले। फिर ठीक है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। तीसरा शारदा? कंडीशनल। तो थर्ड ऑपरेटर है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स यहाँ पे क्या आएगा? कोलन या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे उसके बाद कोलन, स्टेटमेंट 2 कोलन स्टेटमेंट 3। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, उसको असल में ना टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये वाइवा में पूछा जा सकता है, व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर, इसी को कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर की स्टेटमेंट सिंटैक्स कैसी है? स्टेटमेंट वन क्वेश्चन मार्क, अगर स्टेटमेंट वन ट्रू है तो यहाँ पे जो पार्ट होगा ना वो रन होगा। अगर स्टेटमेंट वन फॉल्स है तो यहाँ पे जो पार्ट है वो रन होगा। सिर्फ ये ध्यान में रखना कि पहले क्वेश्चन मार्क आता है, बाद में कोलन आता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाला मैंने, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ यस, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ नो। तो समझ लो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। क्या 10 5 से बड़ा है? यस सर। तो यस रन होगा कि नो? यस। यस। तो यहाँ पे यस प्रिंट होके आ जाएगा। ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर। चौथे ऑपरेटर का नाम कौन था? कौन कौन है? तेरे शारदा और मोहम्मद को ही मेरे लॉजिकल। को टारगेट करना पड़ेगा आज। चौथे का नाम है लॉजिकल। लॉजिकल में आता है एंड ऑपरेटर, ये दिख रहा है अभी, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है। एंड क्या काम करता है? कंपेयर करता है। एंड कब रन होगा? जब दोनों कंडीशन तेरी ट्रू होगी तो ही एंड काम करेगा। तुम लोग को सीओए में वो हुआ है ना, एंड और नॉट, डीटी क्या बोलते हैं उसको, उसका ट्रुथ टेबल एंड ऑल, चार्ट में हुआ था क्या कि नहीं? सीओए में वो सीओए में हुआ था। ठीक है, फ्लैट तो में मैं एक भी। बार फिर भी बता देता हूँ। एंड कब काम करेगा? दोनों कंडीशन जब ट्रू रहेगी।
और कब काम करेगा, एक भी ट्रू रही तो एंड काम कर देगा, नॉट क्या करेगा, वो हमारी कंडीशन को उल्टा कर देगा, मतलब 1 को 0 कर देगा और 0 को 1 कर देगा। कैसे करके मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि a b से बड़ा होना चाहिए एंड a 0 से भी बड़ा होना चाहिए, तो वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है। क्या 10 5 से बड़ा है? क्या 10 0 से बड़ा है? तो कंडीशन अंदर की एग्जीक्यूट हो जाएगी। वही अगर यहाँ पे मैंने और डाल दिया, ठीक है, और मैंने कह दिया कि ये जो b की मैंने 5 वैल्यू दी थी ना, वो अब 50 हो गई है, तो क्या 10 50 से बड़ा है? नहीं। नहीं है ना। लेकिन क्या 50 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। हाँ तो एक तो कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, तो अंदर का पार्ट फिर भी रन होगा जब मैं और ऑपरेटर यूज करूंगा। ठीक है, याद रखना कि एंड में दोनों सही चाहिए, और में एक सही हुआ तो भी चलेगा। और जो नॉट ऑपरेटर है ना, वो कैसे काम करेगा पता है? अगर मैं कह रहा हूं कि इफ a इक्वल टू 0, ठीक है, तो अंदर का पार्ट रन होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि a इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू जब मैं 0 दूंगा ना, तो ही अंदर का पार्ट रहेगा रन। लेकिन ना मैं यहाँ पे नॉट लगा रहा हूँ, नॉट ऑपरेटर। तो अब पता है ये कब रन होगा? जब 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू आएगी ना a के अंदर, तो ये रन होगा। मतलब वो उल्टा कर दिया, उसकी कंडीशन का पूरा स्टेटमेंट ही उल्टा कर दिया ना उसने। पहले सिर्फ 0 पे रन हो रहा था, लेकिन अब जो भी आ रहा है वो रन हो रहा है। समझ गए तीनों ये? यस अंगूठे दिखाता है बस हाँ अमित। तो अभी तक हमने yes, कितने sir. ऑपरेटर पढ़े? 4 तीन पढ़े, ठीक है, 2 बाकी। 4 पढ़ लिए। पांचवा चौथे का नाम क्या था? लॉजिकल। थोड़ा सा ऐसा, मतलब सिर्फ नाम डाल के नहीं छोड़ना, थोड़ा सा लिखना कि अरिथमेटिक इज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक, लॉजिकल इज यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल। और कौन सा पढ़ा हमने? रिलेशनल इज यूज्ड टू शो द रिलेशन। ऐसा ऐसा सब थोड़ा थोड़ा एक लाइन में खत्म कर देना, और उस नीचे बता देना कि क्या क्या उसमें आता है। पांचवा ऑपरेटर का नाम मोहम्मद है, गया है। Bitwise operator. बिटवाइज। बिटवाइज ऑपरेटर किसके ऊपर काम करता है? बिट्स के ऊपर। जैसे कि अभी कंप्यूटर को अगर समझ मैंने 2 इनपुट दिया है, तो कंप्यूटर तो 2 समझेगा ही ना, वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी। बाइनरी में। तो 2 का बाइनरी क्या हुआ? 1 0। तो बिटवाइज जो ऑपरेटर्स है ना, वो इन बिट्स पे काम करेंगे। ठीक है, इसमें भी बहुत टाइप के असल में। सीओए में वो बूथ एल्गोरिथम पर याद है? यस सर। उसमें याद है वो लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। जी सर। हाँ, तो वो असल में इसमें वो 2 ऑपरेटर्स है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें भी एंड है, इसमें भी और है, इसमें भी नॉट है, लेकिन इसमें एक सिंगल यूज हो रहा है। ये देख, वो लॉजिकल में क्या 2 एंड थे ऐसे ऐसे, 2 और थे। नॉट तो नॉट ही है, नॉट एक ही रहेगा, उसका कुछ सीन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कैसे काम करेगा? ये डायरेक्ट बिट्स का एंडिंग करेंगे, बिट्स का और करेंगे, बिट्स का नॉट करेंगे। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ 1 0 प्लस 1 0, तो 0 0 मतलब क्या हुआ? दोनों कंडीशन फॉल्स है। क्या एग्जीक्यूट होगा कंडीशन? फॉल्स। एंड कर रहा हूँ मैं, एंड, तो फॉल्स आएगा। 1 1 में दोनों कंडीशन ट्रू है, क्या ये कंडीशन रन होगी? यस 1। हो गई। एंड हो गया। इसी क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल के लिए अब हम और ऑपरेशन करेंगे। थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर देता हूँ। 1 0 प्लस 0 1 और यूज कर रहे हैं, और डंडा, डंडा मतलब और को पाइपलाइन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है, नीचे वाली ट्रू है, रन होगा, यस 1 आ जाएगा। ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है लेकिन नीचे वाली फॉल्स है, रन होगा। यस। होगा। ठीक है, नॉट क्या कर देगा? 0 है 1 कर देगा, 1 है 0 कर देगा। वो याद रखने की जरूरत ही नहीं है कुछ। ठीक है, अब हमारा प्यारा से एकदम आखिरी ऑपरेटर, नाम ये बिटवाइज का डिफिनेशन बताना थोड़ा सा। इट यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बिट्स। ओके। नाम से डेफिनेशन ठोक देने का, असल में ऐसा बिटवाइज क्या क्या? ऑपरेटर जैसे जब हम यूज करेंगे, हम्म। तो ऐसा है क्या कि मतलब जैसे हम मतलब जब हम बाइनरी इनपुट ही डाल रहे हैं या बाइनरी के नंबर्स के साथ यूज कर रहे हैं तभी यूज होगा। अगर हम नॉर्मल नंबर्स यूज करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के साथ तो फिर क्या होगा? तो कंप्यूटर तो नॉर्मल लेगा नहीं ना, वो अपने आप अंदर कन्वर्ट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तू अच्छा, ऐसा भी तो कर अगर तुम सकता है, टू एंड टू एंड करोगे, टू, ऐसा भी कर टू सकता है करोगे तू। तो फिर क्या हाँ, होगा उसमें? तो वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा।
तो उससे फिर एक वो बाइनरी आएगा आउटपुट में। हाँ, अब आउटपुट में बाइनरी ही आएगा। ठीक है, ठीक। अब वो कैसे आया उसके लिए तुझे ये वाला याद होना चाहिए यार, ठीक है। तू समझ डाल देगा 3 2 एंड 3 डाल देगा ना, तो 2 क्या होता है 1 0, 3 क्या होता है 1 1, तो एंडिंग कर रहा है तो अगर तो ये वाला 0 आ जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा, देखो आउटपुट में ऐसा 10 आएगा। ठीक है, ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या दो आते हैं प्यारे से, शारदा तेरे फेवरेट है ये, पोस्ट एंड प्लस प्री। प्लस माइनस में। प्लस प्लस माइनस माइनस, और इन दोनों में भी एक पोस्ट और एक प्री। ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, पहले असाइन करेगा फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। ये अभी मतलब बस समझ लो, मैं बताता हूँ कैसे होगा। प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा फिर असाइन होएगा। ठीक है। ये अभी तुमको मेरे को लग रहा है समझा नहीं रहेगा अंशन अंशन, लेकिन मैं बता देता हूँ, एकदम ईजी है। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इंट आता है तुझे, हाँ आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है। कोई है जिसको नहीं आता? मुझे कौन है ये? कोमल। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो कोमल, ये देख, जब ये ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ना हमेशा पेयर्स में काम करता है, मतलब अगर 2 या 4 या 6 या 8 तो ही काम करेगा वो। ठीक है। तो हर एक पेयर जो रहता है ना, मतलब 2, उससे वैल्यू कितने से प्लस या माइनस होगी, 1 से। एग्जाम्पल देता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक आई करके वेरिएबल है, उसको मैंने वैल्यू क्या दी, 50। ठीक है। और जे में क्या कह रहा हूँ कि जे इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, बाद में आया ना ऑपरेटर, तो इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट की प्री। पोस्ट 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 प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, तो प्लस का नाम क्या है, इंक्रीमेंट। तो पूरा नाम क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट ना। तो हाँ मैंने क्या किया, पोस्ट में पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी और फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो जे की वैल्यू अपने को निकालनी है। मैं तेरे को क्या पूछा, मैंने क्या बोला, आई की वैल्यू 50 है, जे की वैल्यू मेरे को निकाल, और आई और जे दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, आई था। ठीक है। ये समझ ले आई है, ये डब्बे में, उसमें वैल्यू है 50। अब पोस्ट में क्या होगा, असाइन हो जाएगी वैल्यू, तो आई में अगर 50 है तो जे में क्या आ जाएगी, अब सेम टू सेम वैल्यू अंदर जाएगी, असाइन हो रही है ना वैल्यू। तो आई में अब भी 50 है, वो जे में चली गई, अब तो जे की वैल्यू क्या हुई, 50। 50 हुई ना। तो अब जे के अंदर 50 आ गई। अब बाद में क्या, मैं 2 प्लस प्लस डाल दिया, मतलब आई है ना, इसकी वैल्यू में अब 1 से बढ़ा रहा हूं। तो आई में 50 था, अब आई में क्या हो जाएगा, ये वाला 50 कट के क्या हो जाएगा, अब आई में 51। 51। समझा कैसे काम करता है ये। वैसे ही मैं अगर तुझे कह दूं कि j इज इक्वल टू प्लस प्लस आई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वैल्यू प्री है ना, ये इंक्रीमेंट होगी। प्री में पहले इंक्रीमेंट होगी और फिर असाइन होगी। तो आई की वैल्यू 50 है, 1 से बढ़ जाएगी यहाँ पे, और आई को असाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी 51। 51। और फिर लास्ट में आई लिखा हुआ है तो वो असाइन हो जाएगी जे को, तो जे के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, अब 51। 50 बन जाएगी। ठीक है। तो अब मुझे बता कि मैं कह रहा हूँ कि i इज इक्वल टू 20 है और j इज इक्वल टू i माइनस माइनस और माइनस माइनस i। दोनों केस में i और j की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पोस्ट लिखता हूं मैं, यहाँ पे प्री लिखता हूँ। पोस्ट मतलब माइनस माइनस बाद में आ रहा है, ठीक है, माइनस माइनस मतलब 1 से कम होगी वैल्यू। बता। पोस्ट में आई की वैल्यू पोस्ट में पहले असाइन होती है, तो आई की हाँ। वैल्यू रहेगी 20। वो किसको जाएगी, वो जे को जाएगी तो j की वैल्यू क्या हुई
जे की वैल्यू 20 एंड फिर आई की वैल्यू 90। बराबर। अब प्री में क्या होगा? और इसमें पहले आई की वैल्यू रहेगी 20। इसकी इसमें 90 का और जे फिर 20, जे 90 होगा फिर। दोनों 19। हाँ ठीक है, बराबर है। तो समझा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर? हाँ हाँ समझ। तो ये था हमारा क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट वाले का आंसर। सबको आया, समझा ये? अरे हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर भी रहता है ना? असाइनमेंट ऑपरेटर? हाँ, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बोला ना, तो बहुत सारे आते हैं। हाँ तो लेकिन ऐसे सब थोड़े, अभी ऐसे सब लिखते लेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। और असल में रिलेशनल ऑपरेटर में हमने इक्वल टू लिया ना, हाँ, तो वही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो फिर एग्जाम में इतना ही लिखने का, 6 हाँ 6 ऑपरेटर्स का बहुत ही। हो गए, लेकिन तो चल ठीक है, फिर मैं एक बार बता देता हूँ असल में ये होते क्या असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कुछ होता नहीं असल में, ये क्या बोलते हैं, वर्ड प्ले बोलते हैं ना, असाइनमेंट ऑपरेटर्स वैसे ही ऑपरेटर प्ले होता है। घूमता नहीं है यार ये कैमरा। अब ठीक है, देख असाइनमेंट ऑपरेटर्स में कैसा रहता है, एक तो इक्वल टू आता है, एक प्लस इक्वल टू आता है, माइनस इक्वल टू आता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे आते जाएंगे, इनटू इक्वल टू, ठीक है। अगर ए इक्वल टू बी, ए प्लस इक्वल टू बी, ए माइनस इक्वल टू बी, ए इंटू इक्वल टू बी, इनको ही अगर तुझे अलग वे में लिखना है ना, तो ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, सेम रहेगा। ठीक है, इनको ही मैं अलग वे में लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है ना पूरा? हाँ हाँ। हाँ देख इसी को दिख मैं रहा है। ऐसा लिख दूंगा कि ए प्लस बी इक्वल टू सी, इसी को मैं लिख दूंगा ए माइनस बी इक्वल टू सी, इसी को मैं लिख दूंगा ए इंटू बी इक्वल टू सी। बस ये क्या बोलते हैं, वर्ड प्ले जैसा ये ऑपरेटर प्ले है कुछ। असल में ऐसा असाइनमेंट ऑपरेटर करके बस ये एक मेन यही है इक्वल टू वाला, उसमें ये सब डाला हुआ है, ये याद रखने की भी जरूरत नहीं, ये पूछेगी भी नहीं कभी। का नाम क्या है ऑपरेटर्स का? ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़े। पढ़ो। नेक्स्ट है स्कोप एंड लाइफ टाइम। स्कोप एंड लाइफ टाइम का मैंने बताया था क्या ये? हाँ किया था मैंने, ये मेरे को याद है। कौन था मोहम्मद? स्कोप क्या होता है? जब तक कोई वेरिएबल हम लोग किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं तो उसका वो स्कोप होता है। और लाइफ टाइम क्या होगा? टाइम मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग मतलब सही बताया, लेकिन असल में एग्जाम में एकदम डेफिनेशन लिखनी है ना, तो अभी डेफिनेशन में बोल देता हूँ, लिख के ले लो फटाफट। कुछ है नहीं, दो दो लाइन के दोनों के डेफिनेशन है। एग्जाम्पल पूछा है क्या इसका? सर ने बोला था कि एग्जाम्पल हर चीज में लेके आ जाना। हाँ मैं भेज दूंगा एग्जाम्पल्स, फिलहाल के लिए ये ले लो डेफिनेशन। स्कोप का ले लो पहले। स्कोप इज द एक्सटेंट अप टू विच वेरिएबल कैन बी, scope is the extent up to which होते ही बताओ, होते ही बताओ। टू विच the variable can be आगे accessed। ठीक है, और इसके नीचे ब्रैकेट में एक छोटा सा लिख लेना, लोकल स्लैश ग्लोबल। ठीक है, क्या होता है वो बाद में बताता हूँ मैं प्रोग्राम के इसमें। हो गया ग्लोबल स्कोप का? जी।
अब लाइफ टाइम का ले लो. लाइफ टाइम इज द टाइम पीरियड till which variable can be accessed. रिपीट करना. Lifetime is the time period हाँ आगे. till which variable can be accessed. ठीक है. अब मैंने स्कोप में जो लोकल एंड ग्लोबल बोला था ना, वो भी लिखना है. अब नीचे सा एग्जांपल लिखना ईजी. लिखे. The scope of a local variable, sorry, the scope and lifetime of a local variable the scope and lifetime of a local variable is inside the function slash block of code in which it's declared. Inside the function slash block of code in which it's declared. And why इतना हुआ? Till it's declared, in which it's declared. हाँ. And until the compiler completes executing the function. ये रिस्पेक्टिवली ये लोकल का है. अब ग्लोबल का लिख. हाँ, रिस्पेक्टिवली डाल देना. मतलब नीचे वाला जो मैंने अभी बोला वो लाइफ टाइम का था और स्कोप ऊपर वाले का था. अब ऐसे ही ग्लोबल का लेना. लोकल का हो गया सबका. क्या लिखा था? द कंपाइलर कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन स्लैश ब्लॉक ऑफ लोड. ठीक है. ऐसे अब ग्लोबल का लेना. सेम लिखना. The scope and lifetime of a global variable is throughout the whole program and till the program is till the execution of the program is complete. रिपीट करना. The scope and lifetime of a global variable is throughout the whole program and till the program has been executed completely respectively. लास्ट में डाल देना ऐसा. Till the program has been executed थोड़ा ग्रामर में असल में ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन चलेगा. वर्ड टू वर्ड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. अपने हिसाब से लिख लो. हो गया स्कोप एंड लाइफ टाइम कंप्लीटली. हाँ हो गया. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? डिफाइन नेम स्पेस एरे पॉइंटर विद सुटेबल एग्जांपल. एरे एंड पॉइंटर मैंने लिया है ना.
नेम स्पेस शायद से मैंने नहीं लिया था। अरे नहीं लिया, पॉइंटर हो लिया गया था था। ना? लिया था हाँ। शायद, मैंने अटेंड नहीं किया रहेगा। मोहम्मद तो था अरे वाले दिन। हाँ अरे लिया था तुमने। ठीक है, तो मैं दो दो लाइन के पास डेफिनेशन बोलूंगा, लिख लो। Arrays are a collection of similar data items हुआ। Array are a collection of similar data items stored sequentially. हुआ stored sequentially. It is a linear data structure. Syntax. Syntax. बताओ सिंटैक्स की, एक बार रिपीट करना है अरे का डेफिनेशन। हाँ बताओ। डेटा टाइप, अरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज लिखना। ठीक है, डेटा टाइप, अरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज। ये बीच में कॉमा है क्या कहीं? कॉमा वॉमा नहीं है, साइज के बाद सेमीकोलन, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के ठीक बाद। ये होने के बाद बताना मुझे डेटा टाइप, एरे नेम और ब्रैकेट के अंदर साइज, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद नीचे एग्जांपल लिखना, इंट ए और स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी नंबर डाल देना, 20, 30, 10, जो फेवरेट है, और सेमीकोलन। ठीक है, हुआ सबका कि एक और बार बताओ? हो गया। अब पॉइंटर का डेफिनेशन ले लो। पॉइंटर्स आर द वेरिएबल्स which stores the address of another variable. हुआ? Which stores? The address of other variable. हाँ हो गया। Syntax, data type, मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है ना, स्टार वाला, वो वाला हाँ। स्टार बनाओ और स्टार को चिपक के वेरिएबल नेम और सेमीकोलन। हुआ? हाँ। एग्जाम्पल लिख लो, एक इंट स्टार, जो वेरिएबल का नाम देना है वो दे दो, ABC, XYZ, PTR। ठीक है, अब लास्ट एक, वो मतलब उस क्वेश्चन का लास्ट, नेम स्पेस।
बताओ नेम स्पेस का। हाँ बताओ। इन एनी प्रोग्राम we can only store one variable with a unique name. Using namespace, we can create two or more variable or functions with the same name. We can create. क्या क्या? We can create two or more variables. Two or more variables or functions with the same name. ट्रबल आ गया बीच में। In any program. हाँ, in any program. वो ठोक दो जो चाहिए ठोक दो। लेकिन एक बार शुरू से बता दो नेम स्पेस का। क्या क्या क्या? एक बार शुरू से बता दे नेम स्पेस का। In any program we can store only one variable with a unique name। आगे With a unique name, using namespace we can create two or more variables / functions with the same name. ठीक है। एग्जाम्पल, नेमस्पेस कुछ भी नाम दे दो ABC, कर्ली ब्रैकेट खोलो, अंदर ऐसा डैश डैश मार दो, कर्ली नहीं डैश डैश मत डालना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, इंट वैल इक्वल टू 50। जैसे कि मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, दिख रहा है नेम स्पेस फर्स्ट इंट वैल इक्वल टू 50। यस, ये वाला लिख लो, नेम स्पेस फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन इंट वैल इक्वल टू 50। और इसको जब एक्सेस करना ना ये वाले वैल को, तो ऐसे एक्सेस करेंगे, सी आउट फर्स्ट मतलब नेम स्पेस का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम। ठीक है। इसमें ये तो 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल अरे क्या नहीं लिखेंगे हम लोग? जरूरत नहीं है असल में, इतना सब पूछ रहे 4 मार्क्स के लिए, तो ये 2 लाइन का भी बहुत हो गया। तो ठीक है। सर ने बोले क्या सब लिखने? ऐसा तो कुछ बोला नहीं सर ने, पर सर बोलते हैं कि वो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए ना, मतलब हाँ, तो वो एग्जाम्पल में भेज दूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट जो 4th वाला क्वेश्चन है ना, उसको छोड़ दो, करने की कोई जरूरत नहीं है। कमांड लाइन आर्गुमेंट वाला है ना? हाँ, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट वाले पे बढ़ेंगे, स्ट्रिंग मैथ stdlib, एक्सप्लेन ये जो स्ट्रिंग मैथ तूने जो क्या क्या? नेम स्पेस बताया, नेम हाँ स्पेस, हाँ, तो उसमें तो हमने एक ही वेरिएबल बनाया, तो इसका ये एक मैंने एग्जांपल नहीं देना नहीं, जिसमें ये मैंने सिंटैक्स बताया कि नेम स्पेस को डिक्लेयर कैसे करते हैं। एक एग्जांपल दे देना कि कैसे हम दो वेरिएबल हाँ, सेम 1 नेम मिनट। के बना सकते हैं। यार कैमरा चालू करते हुए बहुत डर लगता है। और ये ओके, ये इससे रिलेटेड है क्या, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो हम शुरुआत में लिखते हैं सी प्लस प्लस में? हाँ, 1 मिनट रुको, बताता हूँ। ये देख, तुम लोग प्रोग्राम कैसे चालू करेंगे, हैशटैग दिया, ठीक है। मैं डायरेक्ट वॉइड मेन वाला यूज कर रहा हूँ, टर्बो सी वाला वो सिंटैक्स। नॉर्मली क्या होता है कि इंट ए करके मैंने एक बनाया वेरिएबल, उसको मैंने वैल्यू दी 50, और फिर मैं वापस से ए बना रहा हूँ और उसको मैंने वैल्यू दी समझ ले 40। तो अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे ना ये वाली 50 वाली चाहिए थी, ये वाली 40 वाली नहीं चाहिए थी। अब यहाँ पे तो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी ना, अब ए की वैल्यू 40 हो गई 50 से, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है।
या तो फिर मैं ये मेन यहाँ क्लोज कर दूंगा, एक और ए बना दूंगा कहीं तो भी कोई फंक्शन में, और बोल दूंगा इसकी वैल्यू 30 है। तो यहाँ पे मुझे एक एरर आएगा कि नेम ऑलरेडी डिफाइंड, कांट यूज ए, ऐसा आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि नहीं, मुझे ए ही यूज करने का दोनों का नाम। तो मैं क्या कर दूंगा, हैशटैग के बाद एक नेम स्पेस बनाऊंगा। नेम स्पेस का मैंने सिंटैक्स के बताया, नेम स्पेस, उसको मैंने कुछ भी नाम दे दिया ABC। इसके अंदर मैं क्या कहूंगा कि इंट a इक्वल टू 20, और नेम स्पेस मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैं मेरा मेन खोलूंगा फंक्शन, उसके अंदर मैं और एक इंट a कर रहा हूँ, उसको मैंने वैल्यू दिया 10। अब मैं दोनों को सी आउट करूंगा, ठीक है। अब जब मुझे ना ये ऊपर वाले नेम स्पेस की वैल्यू चाहिए रहेगी ना, तो मैं उसको कुछ इस तरह एक्सेस करूंगा, ABC स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और A। ABC क्या है, मेरे नेम स्पेस का नाम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और A। और फिर मैं एक और बार सी आउट कर रहा हूँ, इस बार सिर्फ A, ठीक है। तो जब ऊपर वाला सी आउट होगा ना, तो मेरे को वैल्यू आएगी कितनी, ऊपर नेम स्पेस मैंने 20 दिया है, और जब नीचे वाला सी आउट होगा ना, तो मुझे वैल्यू आएगी 10। समझा? हाँ। यहाँ पे मैं वॉइड मेन क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से रन होगा ये नेम स्पेस वाला। तो स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। कैन यू रिपीट द प्रोसेस? ये क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर काम आ जाएगा ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिया। लिया? एक बार क्या कहते हैं उसको, एक बार फिर से बता दो। 1 मिनट। ये देख, हैशटैग मैंने हेडर फाइल दी यहाँ पे, तो मैंने लिखा नहीं है वो, समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम स्पेस बनाया। नेम स्पेस का सिंटैक्स क्या है, नेम स्पेस लिखूंगा मैं, नेम स्पेस का नाम, और अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया a, उसको मैंने वैल्यू क्या दी 20। नेम स्पेस मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। a को क्या वैल्यू मिल रही है 20, कौन से वाले a को, जो नेम स्पेस के अंदर है। अब मैं ऐसे ही बनाऊंगा वॉइड मेन, ठीक है। वॉइड मेन खोला मैंने, वहां पे भी एक a बनाया, उसको मैंने वैल्यू दी 10। अब ना यहाँ पे जो नेम स्पेस वाला a है ना, ये ABC वाला, वो वाले a की वैल्यू चाहिए मुझे। तो उसका सिंटैक्स में कैसे रन करूंगा, नेम स्पेस का नाम ABC, ये 4 बार कोलन, मतलब ये 2 कोलन, क्या बोलते हैं इसको, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और A। तो जब ये वाला सी आउट रन होगा, तो वो कौन सी वैल्यू देगा मुझे, जो नेम स्पेस के अंदर है। तो मुझे 20 आ गई। अब वॉइडमेन वाले ए वाले को मेरे को वैल्यू चाहिए, तो मैंने सी आउट A कर दिया नॉर्मल सा, तो यहाँ पे मैंने A को 10 दिया, तो 10 आ जाएगी। समझा? अगर मुझे 3 वेरिएबल अगर तुझे 3 लेने के हैं, तो ये जो एक और ABC नेम है, स्पेस, इसके बाद ये एक और नेम स्पेस कुछ भी XYZ बना दे, उसको कॉल कैसे करेगा, सी आउट XYZ XYZ स्कोप रेजोल्यूशन A, और यहाँ पे समझ ले A की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू आ जाएगी 30। ओके। ठीक है, ये होता है नेम स्पेस। आगे क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये जो 5th क्वेश्चन है ना, स्ट्रिंग लाइब्रेरीज, ये सब, ये असल में बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैं इसका तुमको नोट सेंड कर दूंगा, बस वो याद ध्यान से रट लेना। वो असल में मैं आगे पढ़ाने वाला, तो अब भी पढ़ा के फायदा नहीं है, वो अभी आएगा वो, ठीक है। तो यूनिट 1 का क्वेश्चन बैंक हो गया। इसके बाद तुमको सीधा नोट सेंड कर दूंगा। एक काम करो, लिख ही लो। पहला है स्ट्रिंग, क्या क्या क्या, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन फोर्थ था। वाला स्किप कर दो, बिंदास स्किप कर दो, कोई सीन नहीं। अच्छा, वो एग्जाम में नहीं आएगा? नहीं आएगा। अरे चाचा है उसके, उसको पता है। फिलहाल तो नहीं आएगा, आ जाएगा तो मैं तुमको बता दूंगा। एंड सेमेस्टर में आ सकता है क्या? हाँ, एंड सेमेस्टर में आ सकता है। अच्छा, असल में अभी मैं बताऊंगा तो कुछ भी नहीं समझेगा वो। ओके। पहले फर्स्ट चैप्टर कम से कम पूरा हो जाना चाहिए, वो हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर जब मैं ओपी का लूंगा। एक मिनट, पंखा लगाने दे मुझे, गर्मी हो रही है। मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिट 2 कहाँ है? अच्छा नहीं, ये कर रहे थे ना हम, स्ट्रिंग मैथ एंड एसटीडीएलआईबी।
और इसका भी मैंने लिख के रखा है, 1 मिनट। लिख के रखा है तो भेज देना। शॉर्ट में लिख के रखा है सर। 1 मिनट रुका, होल्ड का। हेलो हेलो, मैं फोटो भेज रहा हूँ एक। किस पे भेजूं, नोट्स पे भेजूं क्या? फोटो आएगा, चेक करो। हेलो, हेलो। हाँ तो मुझे रूम से हकाल दिया गया है, अब मैं हॉल में आके बैठा हूँ। कहाँ था मैं? हाँ, वो फोटो देख रहे हो? हाँ उसी में मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज कुछ ऐसी लाइब्रेरीज रहती है सी प्लस प्लस के अंदर जो कुछ फंक्शन स्टोर करती है, ठीक है। स्टैंडर्ड फंक्शंस, जनरल फंक्शंस। क्या होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज? वो फोटो खोल के बैठो। कौन सी फोटो? देख, मैंने नोट्स पे भेजी है। बोले आ गया। स्टैंडर्ड फंक्शन, जनरल फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन जनरल फंक्शन स्टोर करती है, लाइब्रेरी रहती है एक। वो हम ऊपर लिखते हैं, पता है, हैश इंक्लूड stdio, हैश इंक्लूड conio। वो सब असल में अंदर फंक्शंस रहते हैं उनके। हेलो। हाँ जी। तो वो कुछ फंक्शंस क्या बोलते हैं इसे, अंदर उसके रहते हैं वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के। तो उसमें से पहली जो हमको एक्सप्लेन करनी है होती है stdlib। std का नाम ही है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो वो क्या स्टोर करेगी? स्टैंडर्ड फंक्शंस। उसमें से दो मैंने एग्जांपल दिए हैं, abs और rand, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड rand। abs क्या करेगा? उसके अंदर अगर तू नेगेटिव नंबर डालेगा ना कुछ, तो वो उसका पॉजिटिव देगा तेरे को। रैंड क्या करेगा? कोई भी तुझे एक रैंडम नंबर दे देगा, 0 से लेकर 32,000 तक। नेक्स्ट लाइब्रेरी है मैथ। मैथ लाइब्रेरी मैथमेटिकल फंक्शन स्टोर करेगी। उसके मैंने कुछ एग्जांपल दिए, साइन, कॉस, सील, फ्लोर। साइन नंबर का साइन वैल्यू देगा, कॉस नंबर का कॉस वैल्यू देगा। सील फ्लोर डेसिमल में यूज होता है असल में। समझ ले, मैंने उसके अंदर वैल्यू डाली है 5.67, ठीक है। तो सील जो है ना वो ऊपर करती है, मतलब अगर 67 है ना, 5.67, तो वो 6 रिटर्न करेगी। फ्लोर रहती है ना, वो राउंड ऑफ कर दिया, अंदर कर देती है उसको, वो 5 रिटर्न कर देगी, ठीक है। स्ट्रिंग है ना, वो स्ट्रिंग फंक्शन स्टोर करेगा। उसके भी मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, strcat, strlen, strcpy। हेलो।
अरे मुझे बस हताला जा रहा है इस रूम से उस रूम में, वो छोड़। अब ओके मैं थोड़ा फ्री हूँ। कहाँ था मैं? हाँ, स्ट्रिंग फंक्शन से रहते हैं वो स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग हेडर फाइल जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसके अंदर स्ट्रिंग फंक्शन सेट रहते हैं कुछ, जैसे कि दिख रहा है strcat, हाँ इसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, मतलब दो स्ट्रिंग को ये जोड़ देगा। वो देख ब्रैकेट में मैंने x और y दिया है, x जो है ना वो अपनी अलग स्ट्रिंग है, y जो है वो अलग स्ट्रिंग है, तो वो दोनों को जोड़ देगा, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा? xy। मतलब अगर समझ x की वैल्यू है अंशल और y की वैल्यू है कपिल, तो जब मैं strcat यूज करूंगा तो मेरे को आउटपुट क्या आएगा? अंशुल कपिल बराबर बिना स्पेस के। strlen। हाँ बोलना। बिना स्पेस के आएगा ना? हाँ बिना स्पेस के आएगा, एकदम चिपका चिपका। ठीक है, अब हम यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट यूज कर रहे हैं strlen। अब x की वैल्यू, नाम का मैंने क्या बोला था? अंशल बोला था मैंने x के अंदर, तो ये ना लेंथ बताएगा x की। तो अंशल कितने वर्ड्स का है? क्या ये अल्फाबेट्स का? ANSHAL 6 वर्ड का है, तो स्ट्रिंग लेंथ अंशल x के अंदर है, तो क्या देगा मुझे वो? 6। और एक दिया है क्या? हाँ, स्ट्रिंग कॉपी। मैं क्या कह रहा हूँ कि x एक स्ट्रिंग है, y एक स्ट्रिंग है, लेकिन x के अंदर अंशल है, y खाली है, तो वो क्या करेगा? x के अंदर जो अंशल है ना उसको y के अंदर भी डाल देगा, कॉपी कर देगा y के अंदर। तो जब तू x का भी वैल्यू प्रिंट करेगा तो भी अंशल आएगा, y का वैल्यू प्रिंट करेगा तो भी अंशल आएगा। ये क्या है कुछ तुमको, मेरे को पता, कुछ समझ अभी आ भी रहेगा, कुछ को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा रहेगा। इतना समझ लो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज are the libraries which contain some general functions. Some of these libraries are math.h, string.h, stdlib.h। ये क्वेश्चन में ही है तीनों, और उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। stdlib के क्या एग्जांपल्स दिए मैंने? दिख रहे क्या? abs, rand, ALS है कि ABS है? abs absolute value, abs। मैथ में असल में ये मैंने साइन कॉस डाले, लेकिन तुम लोग सब डाल सकते हो, साइन कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। और उसके आगे ये 6 हो गए, कम हो गए क्या? ये फुल हो गए ये मार्क्स के लिए। उसके आगे बस लिख देने का गिव्स द साइन ऑफ अ नंबर, कॉस गिव्स द कॉस ऑफ द नंबर, टैन कहाँ गिव्स द लिखा हुआ है टैन। तूने ये सब? क्या क्या क्या? ये मैंने नहीं लिखा है, मैं बोला ना बहुत शॉर्ट में लिखा है असल में मैंने। स्ट्रिंग कॉनकैट क्या करती है? इट जॉइंस, इट कॉनकैट्स टू स्ट्रिंग्स, या फिर इट जॉइंस टू स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग लेंथ क्या करती है? इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कॉपी क्या करती है? इट कॉपीज वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। ये मैं बताऊं तुमको डिक्टेट करके कि लिख लोगे? क्या चीज? लिख लेंगे। स्ट्रिंग क्या क्या क्या? स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग कॉपी वही कह रहा है ना तो इनकी डेफिनेशंस। अब स्ट्रिंग क्या? जो सामने दिखा ले लिए इनकी डेफिनेशंस भी लिखनी है क्या? ये स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग कॉपी। एग्जांपल विद, एक्सप्लेन विद एग्जांपल लिखा हुआ है भाई। अच्छा, तो इनको डिफाइन भी करना पड़ेगा। डिफाइन करके इसका एग्जांपल भी देना पड़ेगा। ठीक एग्जांपल है, मैं हो भेज जाएगा, दूंगा, उसका टेंशन मत लो। हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहाँ है नोट्स पे? हो जाएगा मैंने क्वेश्चन में। हाँ हाँ, फंक्शन ऑफ ओवरलोडिंग विद प्रोग्राम। अच्छा नहीं, लोकल वेरिएबल है ना ये। मैंने अभी ये बताया था, याद है? स्कोप ऑफ अ फंक्शन, स्कोप ऑफ वेरिएबल। पेन कहाँ गया मेरा? एक मिनट। यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 1 खत्म हो गया। If I extend the local variable declaration within function scope, यहाँ पे देखो, एक मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया a नाम का, ठीक है? उसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ var नाम का, उसको मैंने वैल्यू दी 10, ठीक है? फंक्शन क्लोज। तो ये जो var करके वेरिएबल है ना, इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो यहीं पे मुझे करना पड़ेगा। ये यहाँ के बाहर काम नहीं करेगा, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ इसका स्कोप।
तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? द स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल में बताया ना, वो किधर गया वो क्वेश्चन बैंक यूनिट टेस्ट 1 के सेकंड क्वेश्चन में बताया ना, स्कोप एंड लाइफ टाइम सेम है असल में दोनों का आंसर। Scope of a local variable is within the function slash block of code in which it's declared itself, and lifetime लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ scope पूछा है। समझा? ये वाला सेम ही है, कुछ नहीं है। लिख लोगे ये वाला? जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पे देख, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है पता है? यूजिंग मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम इन अ सिंगल प्रोग्राम इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, अब इस फंक्शन एक बार ओवरलोडिंग से क्या क्या रिपीट क्या कर दे। हाँ लिख लो लिखाएगा ना ये डेफिनेशन। using more than one function with the same name using more than one function with the same name in a single program is called as function overloading. The parameters of each function should be different. क्या लिखा अब तक? Using more than one function with the same name in a single program is called function overloading. हाँ, और The parameters of each function should be different. अब इसका मैं फंक्शन एक प्रोग्राम यहाँ पे फटाफट कर देता हूँ, इजी सा है ये, तुम फोटो डाल देना ग्रुप पे। हेडर फाइल, ठीक है, क्लास यूज कर रहा हूँ मैं एक ऐड नाम की, इंट abc फ्लोट def, ये कॉमा कॉमा डाल देना सब बीच में, या कॉमा कॉमा है, ठीक है। देख, एक फंक्शन ले लिया मैंने, क्या नाम का? इनपुट नाम का। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ हाय, फंक्शन क्लोज। फिर से मैं फंक्शन लिया, क्या नाम का? फिर से इनपुट नाम लिया ना मैंने, इस बार लेके मैं पैरामीटर डाल रहा हूँ एक अंदर। यहाँ पे पैरामीटर नहीं है तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया। यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर लिया तो ये पैरामीटराइज्ड हो गया। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि a इक्वल टू एक्स सी आउट a, ठीक है। वापस से मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन लिया इनपुट नाम का ही, मेरे को लिख लेने तो पहले, फिर मैं बता दूंगा। इंट x इंट y, a is equal to x, b equal to y, c out a b। मेन फंक्शन मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ,
ठीक है, प्रोग्राम हो गया। अब देखना, मैंने एक क्लास खोली जिसका नाम ऐड है, ये फ्लोट DEF यहाँ से निकाल दो, इसका काम नहीं है, मैंने इजी कर दिया इसको। और 3 मैंने वेरिएबल्स ले लिए A, B और C, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक इनपुट नाम का फंक्शन खोला, उसमें मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, हाय। फिर से मैंने इनपुट नाम का फंक्शन खोला, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया, और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, a इज इक्वल टू एक्स। ये असल में इसका सिंटैक्स ही ऐसा है, मैं ये क्या है वो आगे बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा इसको, अभी ये समझेगा नहीं आधे लोग को। उसको फिर मैंने एक उसको प्रिंट आउट कर दिया, फंक्शन क्लोज कर दिया। अब एक और बार इनपुट खोला मैंने, उसमें इस बार 2 पैरामीटर पास किए मैंने, a को x की वैल्यू दिया, b को y की वैल्यू दिया, दोनों को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने void main खोला, एक ऑब्जेक्ट, ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, उस ऑब्जेक्ट से a को 10 वैल्यू दी, b को 20 वैल्यू दी, पहले वाले फंक्शन को कॉल किया, दूसरे को कॉल किया, तीसरे वाले को कॉल किया। अब ये रन कैसे होएगा मैं बताता हूँ। हमेशा ये void main से स्टार्ट होता है ना, ये p हटा दे, इसकी जरूरत नहीं है। हमेशा ये void main से स्टार्ट होता है, नीचे आएगा, देखेगा कि क्या एक क्लास है जिसका नाम ऐड है, उसका ये ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट अब वो क्लास को एक्सेस कर सकता है। अब वो क्या कह रहा है कि उस क्लास में एक वेरिएबल है a, एक है b, a को 10 वैल्यू दे दी, b को 20 वैल्यू दे दी। अब वो बोलेगा कि एक पहला फंक्शन है जिसका नाम इनपुट है, उसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो यहाँ पे ये हाई वाला जो फंक्शन है ना, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये वाला पहले रन होएगा। तो क्या लिख के आएगा स्क्रीन पे, हाय। हाई। अब हाई हो गया, फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, वापस यहाँ आ जाएगा वो, एक और नीचे आ जाएगा, फिर से देखा कि यार फिर से इनपुट है, लेकिन पैरामीटर क्या है, ए पास हो रहा है। अब यहाँ पे 2 मैंने इनपुट लिए, एक में एक्स पास हो रहा है और एक में एक्स और वाई दोनों पास हो रहे हैं। यहाँ पे मैं एक ही पास कर रहा हूँ ना, तो वो किस पे जाएगा, जिसमें एक पास हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने दिया ना a इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे जो मैंने a पास किया था वो x में चला गया, उसकी वैल्यू a प्रिंट हो गया। a को मैंने वैल्यू क्या दी थी 10, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे मैंने दो a और b दोनों पास कर दिए, वो भी ये वाले फंक्शन में आया, x y दोनों को 10 और 20 वैल्यू मिल गई और वो प्रिंट हो गए। मेरे को पता है किसी को कुछ समझा नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल अपने पास टाइम नहीं है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या बोलते हैं इसको, आगे समझ एग्जाम्पल है। अंशल सच बता, कुछ समझा? हाँ, फंक्शन वो क्या होती है, ओवर क्या क्या क्या, एक होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक हाँ, ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग। हाँ, वो क्या होता है? वो असल में कैसा था, मैं वेरिएबल ओवरराइडिंग समझा तुझे क्या होता है। एक a मैंने लिया, उसकी वैल्यू 10 दी, नीचे वही प्रोग्राम में मैंने एक और a दिया तो 20 हो गई। तो ये वाला जो है ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा ना, फिर उसके अंदर 20 आ जाएगी वैल्यू। सेम अच्छा। फंक्शन यूज होता है, जो ओवरलोडिंग होती है ना, वो असल में क्लास के अंदर काम करती है। ओके। जब इनहेरिटेंस यूज करेंगे ना, हम इनहेरिटेंस तक पहुंचेंगे, उसमें असल में ओवरराइडिंग यूज होती है। वो क्या होती है वो मैं इनहेरिटेंस के टाइम बताऊंगा एग्जैक्टली प्रॉपर क्या होती है वो, लेकिन ये वाला कंसेप्ट याद रखना कि ओवरराइडिंग क्या होती है। ठीक है, वो विद इन क्लासेस यूज होती है और ये विद इन फंक्शंस यूज होता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग समझा सबको? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन रेफरेंस वेरिएबल विद सुटेबल एग्जांपल। हां बच गया, जस्ट अब हादसा होने वाला था मेरे साथ। रेफरेंस मैंने उस दिन समझाया था ना, कौन था? मोहम्मद। सीधा नोट्स भेज रहा हूं मैं एकदम शॉर्ट में, स्क्रीनशॉट लेके कोई ग्रुप पे डाल दो। ले लिया तो बता देना। और अंदर लो क्या, नहीं, दूर ही रख, थोड़ा दूर रख। अमित ले ले जरा यार, इतना भी दूर नहीं। ले लिया? ले लिया। हाँ अब फोटो खोलो सब ग्रुप में, मैं उसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। फंक्शन पहले तो रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल आर एन अल्टरनेट नेम फॉर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल। ये लिख के ले लो, मतलब लिख लो तो लिख लो या फिर फोटो तो है तुम्हारे पास। रेफरेंस वेरिएबल्स आर एन अल्टरनेट नेम फॉर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स।
अब इसका सिंटैक्स क्या है, ये दिख रहा है इंट एड्रेस ऑफ y इज इक्वल टू x। दिख रहा है क्या? हाँ ये रन कैसे होगा, देख मैंने एक वेरिएबल बनाया x, उसमें मैंने 10 वैल्यू पास की, और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि y जो है ना उसका और x का एड्रेस सेम है, ठीक है। पॉइंटर जैसा ही काम करता है असल में, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब वो डिफरेंस असल में बहुत डीप में जाना पड़ेगा। मैं वो एक मैंने वीडियो डाला है असल में, कल या परसों के लेक्चर में हुआ था, तो वो वीडियो देख लेना, उसमें एकदम अच्छे से बताया कि दोनों में फर्क क्या होता है। इतना याद रखना कि क्या क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल दूसरे एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, यानी कि एड्रेस स्टोर नहीं करता, सॉरी, वो पॉइंटर होता है, दूसरे वेरिएबल का ऑल्टरनेट नाम हो जाता है रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। और इसका सिंटैक्स इतना सा डाल देना कि डेटा टाइप एड्रेस और न्यू वेरिएबल इज इक्वल टू ओल्ड वेरिएबल। लिख लो ये, लिख लो मैंने यहाँ पे लिखा है, शीट में भूल गया। डेटा टाइप एंड का साइन, न्यू वेरिएबल या फिर रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू ओल्ड वेरिएबल, ठीक है। और एग्जांपल में वो डाल देना है इंट एंड y इज इक्वल टू x, और ऊपर का भी लिखना है इंट x इज इक्वल टू 10 और इंट एड्रेस ऑफ y इज इक्वल टू x। अच्छा, इसका प्रोग्राम अगर बनाना हो ना तो एकदम इजी सा है, क्यों यूज करते हैं? ये अल्टरनेट नेम फॉर सेम वेरिएबल, हाँ, क्यों लेके ऐसे ही अपने अपने शौक होते हैं सबके। ठीक है। कुछ होते हैं जिनको नहीं, यार मुझे ए पसंद नहीं आ रहा, मुझे अब दूसरा नाम से भी उसको बुलाने का है, तो चलो उसको बी भी नाम देते हैं, मैं सेम ही चीज को। इसका वो लिख लिया तुम लोग ने, मैं जो बताया लिखने के लिए, टैक्स आने के लिए इंट एड्रेस ऑफ y इज इक्वल टू वाला। हम्म, तो उसका इसी का अगर मुझे प्रोग्राम बनाना हो ना तो हैशटैग, ठीक है, void main। ये एग्जाम में हैशटैग नहीं लिखना ना? नहीं, उधर लिखना हैशटैग इंक्लूड IOC, हैशटैग इंक्लूड और फॉर यू। हैशटैग यूजिंग नेम्स। वो देख कैसा रहता है ना, हर हर प्रोवाइडर का सिंटैक्स अलग है। जो बेस पर यूज करते हैं वो लोग यूजिंग नेमस्पेस एज एसटीडी, सॉरी यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। जो लोग टर्बो से यूज करते हैं वो लोग इधर void main लिखते हैं, VS वाले इंट main लिखते हैं, तो उसका टेंशन नहीं है, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं ये रेफरेंस वाला एक प्रोग्राम बता देता हूँ। एक मैंने इंटीजर लिया x इज इक्वल टू, मैंने वैल्यू दी 10, देखा सेम लिख रहा हूँ मैं, बस void में और 2 हैशटैग डाल दिए। फिर यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया y, एड्रेस ऑफ y इज इक्वल टू x, सी आउट x, सी आउट और उसी में y, प्रोग्राम खत्म। ये है रेफरेंस का प्रोग्राम, स्क्रीनशॉट ले लो। सेमीकोलन मैं सेमीकोलन डालना भूल जाता हूँ असल में, लेकिन जरूरी है, वो मार्क्स कटेंगे उसका। स्क्रीनशॉट ले लिया? ये कैसे वर्क कर रहा है, एक बार तो मुझे इसकी वर्किंग ये समझा देगा। एड्रेस ऑफ y, हाँ, ये देख मैं बताता हूँ, देख void main खुला, हाँ इंट x इज इक्वल टू 10, एक वेरिएबल बनाया x नाम का। वो 10x असाइनमेंट ऑपरेटर्स जब मैंने बताया था तब तो था क्या? हाँ नहीं, पर मेरे को पता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हाँ, तो मैं बोला था ना ये ऑपरेटर्स का खेल है। अब मुझे बता, एड्रेस ऑफ y इज इक्वल टू जो x है ना, उसी को हाँ। मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ कि ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, अच्छा, यानी कि ऐसा है, x का जो एड्रेस है वो y में वो स्टोर y के कर अंदर देगा। जा रहा है। हाँ, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 थी, और फिर मैंने क्या बोला कि x का जो एड्रेस है वो y में भी स्टोर कर दे, तो अब x x का y के अंदर एड्रेस 10 आ हम गया। y में कैसे, पर वो तो पॉइंटर्स में स्टोर करते हैं ना, एड्रेस अब की तो मैं सेम क्या बोल रहा चीज। हूँ, पॉइंटर जैसा ही काम करता है ये, लेकिन थोड़ा सा अलग है ये। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते y इक्वल्स टू एंड x करके, यही लिखना पड़ेगा एंड y इक्वल्स नहीं, टू x। रेफरेंस वेरिएबल में यही लिखना पड़ेगा, ओके। मतलब प्रॉपर सिंटैक्स यही है, ठीक है। रेफरेंस सबको समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ है इसे? अरे शिट, वो ग्रुप खोल गया, सारे मैसेजेस चले गए मेरे।
डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। फंक्शन को जब कॉल करते हैं ना, ये सीधा मैं डिफरेंशियल का टेबल भेज दूं क्या कि तुमको एक एक पॉइंट बताते बैठूं? टाइम पास बहुत होगा मुझे इसमें। टेबल भेज दो, टेबल भेज देता हूँ, 4 से 5 पॉइंट उसमें से ढाप लेना। किस चीज के? डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। होता क्या है वो मैं बता के रखता था तुम लोग को। फंक्शंस जब तुम लोग कॉल करते हो ना, मतलब उसको जब एग्जीक्यूट करने के रहते तो उसको कॉल करना पड़ता है ना, तो असल में उसके दो तरीके होते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के। ठीक है, तो एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, वो भी मैं बता दूंगा। कैसे होता है ना, कॉल बाय वैल्यू में ना, जब हम वॉइड मेन के अंदर, जैसे कि वो फंक्शन ओवरलोडिंग वाला एग्जांपल खोलो सब जरा। खोले क्या? मिल गया। ठीक है, उसमें देख, ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट डॉट ए इज इक्वल टू 10, ऑब्जेक्ट डॉट बी इज इक्वल टू 20। हाँ। और फिर फंक्शन के अंदर भी देख, इंट x, और फिर मैं फालतू का a इज इक्वल टू x दे रहा हूँ ना। तो ये जो x है ना, फंक्शन के अंदर मैंने जो x डिक्लेयर किया है पैरामीटर में, ये उसके फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, और जो वॉइड मेन के अंदर मैंने a और b डिक्लेयर किया है ना, ये उसके एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर को रेफरेंस दे रहा हूँ, तो ये कॉल बाय रेफरेंस हो गया। ठीक है, ये असल में हाँ, एक ये देख, यहीं पे देख ले, ये वॉइड इनपुट है। अच्छा रुक, छोटा सा मैं एक और बना देता हूँ। मैंने क्या किया था, वॉइड इनपुट लिया एक मैंने, ये फंक्शन खोला मैंने, उसके अंदर मैंने एक इनको क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स, और इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि a इज इक्वल टू x। ठीक है, और सी आउट x। और फिर मैंने क्या किया, वॉइड मेन खोला। ये मैं आधा अधूरा बता रहा हूँ खाली समझने के लिए, ये प्रोग्राम नहीं है। उसी जो मैंने वो भेजा था ना, क्या बोलते हैं, तो ओवरलोडिंग वाला, उसी का ये छोटा सा पार्ट है। यहाँ पे वॉइड मेन में मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू a को 10 वैल्यू दी। ठीक है, और फिर जब मैंने फंक्शन को कॉल किया इनपुट को, तो उसके अंदर मैंने a को कॉल किया। तो अब a के अंदर ये 10 वैल्यू आ गई। वो a कहाँ पे गया, इस x के अंदर। उस x को क्या मैंने कहा कि हाँ भाई x तेरी वैल्यू a की है, मतलब तेरी भी वैल्यू 10 है, और फिर मैंने x को प्रिंट कर दिया, तो मेरे को आउटपुट क्या मिला, 10। ये a इक्वल्स टू x लिखना जरूरी है क्या? सीधे सी आउट x नहीं कर सकते? मैं स्कोप बताया था, याद है स्कोप? फायदा नहीं है घर में बैठ के पढ़ो। तो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है, स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल क्या होता है एक फंक्शन के अंदर। तो ये जो x है ना, इसको मैं सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकता हूँ, और अगर मैंने यहाँ पे भी a ले लिया तो फिर वो एरर दे देगा कि यार तुमने दो a यूज किया है, फंक्शन वेरिएबल ऑलरेडी। अगर हम a इक्वल्स टू x हटा दें, गायब हाँ, कर एक दें, इक्वल टू x मैंने हटा दिया, चल गया। हटा दिया int x इधर, ठीक है, और हाँ फिर तुमने सीधे लिख दिया सी आउट x। हाँ, तो चलेगा ना, लेकिन वो x को वैल्यू थोड़ी पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नहीं, तो फिर तूने आगे जाके मेन में जाके तूने a इक्वल्स टू 10 लिखा, हाँ फिर तूने वो फंक्शन में a डाला हाँ, पैरामीटर एज अ पैरामीटर, फिर वो a गया और फिर वो a प्रिंट हो लिख गया। गया। हाँ, तो वो चल अब ये सकता है। होता है कॉल बाय रेफरेंस, ये असल में बहुत लंबा चौड़ा है। तू जो बता रहा है ना अंशल, इसका मैं इसको दूसरा जो मैंने बताया था ना टाइप, कॉल बाय वैल्यू, हाँ अब ये बताता हूँ मैं तुझे। ठीक है, सेम समझ लो, वो इनपुट है। ठीक है, एक फंक्शन है, उसमें मैंने बोला इंट x, यहाँ पे मैं क्या प्रिंट आउट कर रहा हूँ x को, ये वो फंक्शन है। फिर से मैंने वॉइड मेन खोला, मेन, और यहाँ पे मैं जब कॉल कर रहा हूँ ना इनपुट को, तो मैं यहीं पे सीधा वैल्यू दे रहा हूँ 10। क्या हो जाएगा, ये 10 है, ये इस x के अंदर चला जाएगा। ठीक है, x के अंदर वैल्यू हो गई सीधा 10 और प्रिंट हो गया। ये असल में इजी है, ये थोड़ा टफ है, ये ऊपर से जाता है बहुत लोगों के, ये मैं आराम से आपको बता। उसमें मेरे को यही डाउट आ रहा है कि मतलब जरूरी है क्या वो a इक्वल्स जरूरी टू नहीं x? है, जरूरी नहीं है, लेकिन अपने सिलेबस में है ना, तो गधा मजदूरी करना पड़ता है।
a equals to x मतलब लिखना पड़ेगा उधर जाके हाँ, सीधे कॉल बाय print x रेफरेंस कर में, सकते कॉल हैं। बाय रेफरेंस में, ठीक है समझ गया। समझ गया ना। एक बार एक काम कर, एक मिनट रुक, a इक्वल टू x, इसका भी एक फोटो ले ले, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का। जो लोग आज बैठे थे उनको समझेगा, जो लोग फोटो से काम चलाने वाले वो तो भूल जा। बाकी सबको समझा? किसी को डाउट है? कोमल? अभी भी मतलब बस यही मेरे को इशू है कि मतलब अगर ऊपर मतलब इतना ऊपर जा कैमरा को थोड़ा ऊपर का यहाँ पे अगर a इक्वल्स टू x को अगर हटा दिया जाए int x ऊपर लिखा हुआ है और बस c out x लिखा है वो खाली फंक्शन हाँ, ठीक देख है मैं तो will तेरा that मैं work? डाउट एकदम क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने int x लिया है, ठीक है। हाँ ये अब a int इक्वल्स टू x, x नहीं लिखा मैंने ये क्या क्या क्या? int x लिया और नीचे a इक्वल्स टू x नहीं लिखा सीधे c out हाँ, x सीधा सी आउट x कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये x मैंने जो लिया है, ये मैंने मेन के अंदर डिक्लेयर किया है क्या? नहीं किया है ना। ठीक है यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। हाँ इसका मतलब क्या होता है, इस x को मैं सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे तो मैं इस x को कुछ वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, यहाँ मैंने उसको मेन हाँ में कुछ वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे मैं उसको अगर प्रिंट करूंगा तो कंप्यूटर कुछ मेरे को वैल्यू देगा क्या? उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा तो तू कह रहा है कि जब हम मेन में लिखेंगे इनपुट और ब्रैकेट में a डालेंगे हम a की हाँ वैल्यू कुछ देंगे a इक्वल्स टू 10 देंगे हम और उसके बाद a डालेंगे पैरामीटर के अंदर हाँ, तो वो उसको कॉल नहीं कर पाएगा क्योंकि नहीं वो कर पाएगा, उसके x पास वैल्यू ही नहीं रहेगी ना। वो मतलब उसको वो तो पता नहीं ना। उसको x मतलब x इक्वल्स मतलब x a को नहीं ले पाएगा क्योंकि वो उसके बाहर नहीं निकल हाँ, इस x को ना, इस x को सिर्फ ये इनपुट फंक्शन जानता है, मेन उसको जानता नहीं है। मेन को फिर हम मेन में तो हम a ही पास कर रहे हैं ना, तो ये a ऊपर गया, वो इनपुट को बताया कि भाई देख a है अपना, उसमें भी x में a की वैल्यू डालनी है और फिर x को प्रिंट करने का है, तो x की वैल्यू a में चली गई। a इक्वल्स टू x की जगह मतलब a इक्वल्स टू x की जगह x इक्वल्स टू a नहीं लिखेंगे अगर प्रिंट हम x कर रहे हैं समझ से फर्क पड़ता है। और समझ ले, तूने डाल दिया ना x इज इक्वल टू a, तो इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? a है ना, a इसकी वैल्यू x में जा रही x है, को जा रही और अगर तूने लिख दिया x सॉरी a है इक्वल्स टू इक्वल टू x, तो तू कह रहा है कि x की वैल्यू a में जा रही है। अब तुझे मैं बता ना कि यहाँ पे तो x के पास तो वैल्यू नहीं है ना कुछ भी, नहीं तो x तू क्या कह तो आई एम अज्यूमिंग कि x ने a की वैल्यू ले ली जो वहां से नहीं लेगा क्योंकि ना, वो नहीं लेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि x की वैल्यू a में जा रही है। अगर यहाँ पे मैं नीचे लिखता ना कि int x इज इक्वल टू 5, तो फिर वो a के अंदर 5 चला जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने सब कुछ नहीं लिखा है ना। और फिर अगर मैंने वो लिख दिया तो फिर फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस का कुछ फायदा नहीं हुआ। तूने तूने int x लिखा है तो मैं ये अज्यूम कर रहा था कि जब तू उसको मेन में कॉल कर रहा है या a लिखकर तो a के अंदर जो वैल्यू है वो बेसिकली उसको मतलब x के अंदर जा रही है सीधे हाँ, वो उसी की वजह से जा रही है, जो नहीं उसकी वजह से नहीं जा रही, जो मैंने नीचे लिखा है ना कि a इज इक्वल टू x, उसकी वजह से जा रही थी वो वैल्यू। अच्छा ऐसे नहीं जाएगी अपने आप हाँ, ही जाएगी तू जो बोल रहा है ना वो कब होगा, जब मैं डायरेक्ट कॉल बाय वैल्यू करूंगा। जो मैंने नीचे बताया ना, डायरेक्ट मैंने कॉल करते वक्त उसमें 10 डाल दिया, तो वो सीधा अच्छा x के अंदर चली जाएगी और सीधा सी आउट x कर सकता है तू। ठीक है ये असल तो में फिर कॉल वो बाय तो वो ब्रैकेट में a लेने का क्या मतलब होता है ब्रैकेट में a लेने का। तो पैरामीटर a डालने का फिर क्या मतलब है वो क्या कर रहा है एक्चुअली कॉल बाय वैल्यू में बोल रहा है क्या तू? कॉल में रेफरेंस में बोल रहा हूँ मैं कॉल जो बाय भी रेफरेंस में वो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर तू दोनों में a ले लिया ना तो फिर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा ना कि यार यहाँ पे भी a है, नीचे भी a है। ठीक है चल मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करता बाद में पूछूंगा तुझसे तो रेफरेंस में फिर कॉलेज में एकदम अच्छे से एक बता। बार दिखाना, मैं स्क्रीनशॉट देती हूँ। क्या दिखाऊं? ये वाला हाँ, नीचे करूँ क्या? और इस साइड करना, थोड़ा लेफ्ट साइड। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे हाँ, तुम लोग को डिफरेंस भेजना था ना मुझे। डाउनलोड
लेकिन समझ गया ना कि रेफरेंस और वैल्यू क्या फर्क क्या है। अरे शिट, गलत इस पे सेंड कर दिया मैंने। रेफरेंस वैल्यू का समझ आ गया। नोट्स पे सेंड करना है। हाँ, ये देख मैंने सेंड किया है। 5 पॉइंट है छोटे छोटे एक लाइन के, रट लेना बस। न्यू एंड डिलीट। न्यू एंड डिलीट क्या होता है, एक लाइन में आंसर बताऊंगा मैं, प्रोग्राम मैं तुमको सेंड कर दूंगा, वो रट लेना, कुछ भी करके रट लेना, ये पक्का आने वाला है न्यू एंड डिलीट, ठीक है। और ये तुमको OIM में भी पूछा जाएगा मैक्सिमम। न्यू होता है ना, वो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करता है, और डिलीट रहता है वो एलोकेटेड मेमोरी को डिलीट कर देता है, बस इतना सही है। रिपीट क्या क्या रिपीट करना। रिपीट करूं? न्यू एंड डिलीट are the functions of the standard library stdlib। याद है हमने पढ़ी थी stdlib, जिसमें मैंने rand और abs का ये दिया था एग्जांपल। उसमें न्यू एंड डिलीट भी आते हैं, वो मैंने असल में तभी तुमको बताया नहीं क्योंकि वो आगे आने वाला था, ठीक है। न्यू इज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट द एलोकेटेड मेमोरी। एग्जाम्पल में करके भेज दूंगा। कोई एक बार रिपीट कर दो अगर पूरा लिखा रहेगा। क्या 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 कुछ सुना नहीं दे रहा मुझे। तुमने लिखा उसका कि मैं एक और बार बताऊं न्यू एंड डिलीट वाला? Delete is used to delete. दी एलोकेटेड मेमोरी। एक बार पूरा बता कोमल, क्या क्या लिखा? New and delete are the functions of stdlib. हम्म, New is used to allocate a memory for an object and delete is used to delete the allocated memory. बराबर, ठीक है, सबने लिख लिया, ये आगे बढ़े। शायद लास्ट है क्या? हाँ, यूनिट 2 का लास्ट क्वेश्चन है ये। राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द डिफॉल्ट आर्गुमेंट। प्रोग्राम है, सीधा प्रोग्राम लिखने का है, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, एकदम इजी है असल में। अभी हम लोग ने जो ये कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू किया है ना, इसी में ये आ जाता है कि अंशल ने क्या कहा था ना कि, अच्छा मैं बता देता हूँ, चलो छोटा सा एक ये बता दूंगा। क्या 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 तूने भी मुझे पूछा था ना कि वहीं पे अगर मैं क्या बोलते हैं बता दूं कि x की वैल्यू 5 है या 10 है तो चलेगा क्या? हाँ वही होता है डिफॉल्ट वैल्यू कि पैरामीटर के अंदर ही वैल्यू डिक्लेयर कर देता है। यहाँ पे आते हैं फंक्शन है, सिर्फ मैं फंक्शन वाला पार्ट बता दूंगा, इसमें इसको प्रोग्राम में डाल सकते हो ना तुम लोग, या फिर मैं करके भेजूं? जल्दी बताओ, करके भेजना तो मैं भेज दूंगा, कोई सीन नहीं। भेज दूं क्या मैं ही? ये कैसे रन होगा? ये आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है।
ये कैसे रन होगा? ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला देख, मैंने यहीं पे बोल दिया कि x = 10। ये कैसे रन होगा? यहाँ पे आएगा वो x की वैल्यू, यहाँ पे x चेक करेगा, x है, उसकी वैल्यू 10 है, नीचे आएगा सीधा x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। मतलब मैंने फंक्शन डिक्लेयर करते हुए उसके पैरामीटर्स में ही उसकी वैल्यू दे दी। ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है। इसका सिर्फ प्रोग्राम पूछा है सर ने, तो मैं प्रोग्राम अच्छे से करके भेज दूंगा छोटा सा, ठीक है। और क्या है? यूनिट 2 खत्म हो गया, ठीक है। यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, अब एक यूनिट 3 बाकी है। बेसिक concepts of OOP, different access specifiers in OOP, write syntax to create class and object, data heading, data abstraction। अरे ये बहुत आसान है, 5 से 10 मिनट में अपना लेक्चर आज खत्म हो जाएगा। अब ये पहले पहला वाला देखते हैं, बेसिक concepts of OOP। फर्स्ट एकदम लेक्चर में था कोई, एकदम जो मैंने पहला लेक्चर लिया, कोई है जिसने रिकॉर्डिंग देखी है? है क्या कोई? श्योर भी था? नहीं। क्या मारूंगा ना मोहम्मद, सबसे पहला कोई था तो ना। हमारे पास सी था, याद है? सेम 2 में बढ़ा देगा शायद तुम लोग ने। तो सी था, फिर भी सी प्लस प्लस पढ़ने की जरूरत ही क्यों लगी? तो कुछ तो भी सी के लिमिटेशंस थे जो सी प्लस प्लस ने ओवरकम किए। तो ऐसे लिमिटेशंस जो है ना, ये सी प्लस प्लस के क्या बन गए? फीचर्स बन गए। उनमें से पहला है इनहेरिटेंस, दूसरा है एनकैप्सुलेशन, तीसरा है क्या क्या क्या? डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, 4 है। क्या क्या है लिखे सबने? हाँ देखते। Inheritance is the procedure in which one class inherits the attributes and method of another class। मैं ग्रुप पे वो भेज देता हूँ सीधा, सबसे बेस्ट भाई, फटाफट हो रहा है। क्या बोलते हैं, कॉपी करके वो भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। इनहेरिटेंस का मैंने डेफिनेशन भेज दिया, ऐसे ही मैं ये भेज देता हूँ एनकैप्सुलेशन। एक मिनट, लिखना पड़ रहा है ये, तब तक तुम लोग इनहेरिटेंस का लिख लो। इनहेरिटेंस का लिखा? एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये डेफिनेशन पार्ट से असल में कुछ पढ़ाना नहीं है, रट्टा मारना है बस। इतना याद रखना, inheritance is the procedure in which one class inherits the attributes of another class. Encapsulation hides data from access of outsiders. Abstraction is used for hiding the data या फिर hiding the complexity of data. And polymorphism means many form. It refers to the function having same names but carrying different functionalities। जैसे कि मैंने बताया ना, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन जैसे अंशल ने पूछा फंक्शन ओवरराइडिंग, मैं वो भी लिख के भेज देता हूँ।
सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर भी ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन में ही छुपा है। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, सिंगल, मल्टीपल, वर्चुअल, हाइब्रिड। ग्रुप खोलो फटाफट सब नोट्स वाला। खोला? हाँ ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ओपी। तो इसके 4 फीचर्स है। पहला क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, कोई तो पढ़ो, एक पढ़ो। Is the procedure in which one class inherits the attributes and methods of another class. टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देख मैंने नीचे लिखे हुए हैं। Single, multi, multiple, hierarchical and hybrid. बराबर। नेक्स्ट वाला कोई और पढ़ो। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? It पढ़ो जल्दी hides पढ़ो। the data from the विशाल access पढ़। that is used for बराबर। अब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ो कोई। We use abstraction for hiding the internal details or implementation of a function and showing its functionalities. हाँ, और उसके देख मैंने 3 टाइप लिखे हुए नीचे। Public प्रोटेक्टेड and private. अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन डेटा एब्स्ट्रैक्शन, उसका भी आंसर यही है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। वी यूज एब्स्ट्रैक्शन फॉर हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स। इट हैज 3 देयर आर 3 वेज ऑफ यूजिंग डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या क्या कोमल? Public, protected and private. प्राइवेट। पब्लिक जो होता है ना वो फ्री फॉर ऑल है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। तो उसका क्या लिखने का कि द मेथड्स मतलब द फंक्शंस एंड वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन पब्लिक आर एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम्स। प्रोटेक्टेड क्या होता है? ये प्रोटेक्टेड इज यूज्ड इन इनहेरिटेंस वेयर ओनली द इमीडिएट child of the parent class can access the functions and properties. Private is used to only let the functions in the same class access it and friend function. इसका मैं छोटा सा नोट टाइप बना के भेज रहा हूँ, फोटो भेजता हूँ, 1 मिनट रुक। पब्लिक, अंशल है कि गया? मैं हूँ। ये समझ रहा है कि नहीं फीचर्स ऑफ ओपी? हाँ, ये भी सर ने आज पढ़ाया था। पढ़ाया था ये इनहेरिटेंस वगैरह। मैं ये वाला भेज रहा हूँ कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का वो भी पढ़ाया था सर। एक्सेस स्पेसिफायर्स कहते हैं ना इन्हें। हाँ, इन्हें एक्सेस स्पेसिफायर्स करते हैं। देख सेकंड क्वेश्चन इसी के ऊपर है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एक्सेस स्पेसिफायर्स। आज सर ने कुछ वर्चुअल वेरिएबल करके वर्चुअल फंक्शन बढ़ाया वर्चुअल फंक्शन शायद, इसमें दिया नहीं है। ये सर ने साला सिर्फ यूटी 1 का ही क्वेश्चन बैंक दिया है, पता है? ऐसे मत बोले। यूटी 2 का अब तक दिया नहीं है, मिल जाएगा कोई सी। ठीक है, फर्स्ट एंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सबको समझा? अब ये जो एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन है ना, यही फोर्थ वाले का आंसर भी है। डिफाइन डेटा हाइडिंग डेटा एब्स्ट्रैक्शन विद एग्जांपल। एग्जांपल मैं भेज दूंगा, उसका टेंशन मत लो, लेकिन थ्योरी सेम है। ठीक है, एक बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, सिंटैक्स टू क्रिएट अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो मैं मेरा कैमरा चालू कर रहा हूँ, साइड बाय साइड स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। घूमता नहीं है यार टीम्स का कैमरा। अब ठीक है, क्लास नेम, ये दिख रहा है ना, क्लास नेम।
एक्सेस स्पेसिफायर वेरिएबल मेंबर वेरिएबल, फिर से एक्सेस स्पेसिफायर मेंबर फंक्शंस एंड क्लोज सेमीकोलन। ऑब्जेक्ट का void main के अंदर क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। एग्जांपल देता हूं मैं। क्लास, इसका मैंने नाम दिया ABC, उसका जो भी मेंबर फंक्शंस है, जो भी वेरिएबल्स है, क्लास क्लोज हो गई। क्लास क्लोज के बाद हमेशा सेमीकोलन आता है, ठीक है। void main खोला, क्लास का नाम क्या था? ABC। उसके आगे उसके ऑब्जेक्ट का नाम मैंने OBJ डाला है, तुम लोग कुछ भी डाल सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। और क्लोज, इसका भी एक फोटो ले लो। नीचे लो कि ये सही है। ले लिया? ग्रुप पे डाल दो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया। प्रोग्राम में भेज दूंगा कल सुबह तक। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो या फिर कल क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तूने कंबल क्यों ओढ़ा हुआ? क्या तो लोग कुछ तो भी बोले, अंशुल और कोमल, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या हुआ? मैंने कहा कंबल क्यों ओढ़ा हुआ है तूने इतनी गर्मी में? मुझे गर्मी नहीं, मुझे ठंडी लग रही है। हाँ, फिलहाल तो मैं खारगर में हूँ, लेकिन मैं कल वापस रत्नागिरी जा रहा हूँ। खारगर में ठंड हो रही है? फिर मैं पंखा चला के बैठा हूँ इधर 5 में। मेरे यहाँ पे तो बहुत ठंडी हो रही है। कहाँ रहता है? सेक्टर 19 में। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद कर। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दे, देवांश हो गया है। एड्रेस मत